हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? मींस इलेक्ट्रॉन से भरे हुए, मींस सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का शहर, मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या है? विच कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स, मींस विच इंडिकेट, जिसमें क्या हो? प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज प्रेजेंस हो या चार्ज क्या होंगे? फ्लो होंगे। प्रेजेंस ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज होने चाहिए किस पर? चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मोशन में हो। चाहे वो रेस्ट, चाहे वो मोशन, मोशन में होंगे तो दे विल फ्लो। वो क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मींस प्रेजेंस ऑफ चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। इसका मतलब जब चार्ज रेस्ट पर हो तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और जब चार्ज मोशन में हो तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। चार्ज एक्चुअल में है क्या? दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी, मैटर की सबसे छोटी यूनिट मैटर की है, और उसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स मींस फोर्स एक्सर्ट करती है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ये इसमें क्या है? कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसकी क्या है? केवल मैग्नीट्यूड। इट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम लाइक मास। जैसे आपने बोला कि फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी भी सिस्टम की, ऐसे चार्ज भी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। बस फर्क क्या है चार्ज और मास में? ओनली द डिफरेंस कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन मास केवल पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव नहीं होता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज इज दैट चार्ज इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो चार्ज है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव। मास क्या होता है? पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। चार्ज के टाइप, चार्ज हमारे दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो हमारे क्या है? चार्ज ऑफ ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होते हैं, कैसे फॉर्म होंगे? जैसे इसमें लिखा है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए, ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं विद ओवर द सिल्क क्लॉथ, तो इसका मतलब सिल्क क्लॉथ में और इस रॉड में चार्ज आ जाएंगे, और जबकि रॉड में कौन से चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव। सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आएंगे और रॉड में कौन से चार्ज आएंगे? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर एबोनाइट रॉड को एल्युमिनियम फर या किसी वुलन क्लॉथ में रब किया जाए तो एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आएंगे और एनिमल फर या वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज आएंगे। एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज व्हेन, कब? जब एबोनाइट रॉड को एनिमल फर के ऊपर रगड़ा जाए तो एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आएंगे। ऐसे ही ग्लास रॉड को रब किया जाए सिल्क क्लॉथ के ऊपर तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर ग्लास रॉड को अगर हम एबोनाइट रॉड के नजदीक लाएंगे तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों रॉड हैं लेकिन एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड में पॉजिटिव, एबोनाइट रॉड में नेगेटिव। तो व्हेन वी रब ग्लास रॉड विद सिल्क, सिल्क में के साथ रब करेंगे तो चार्ज विल अपीयर ऑन ग्लास रॉड इज पॉजिटिव, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही व्हेन वी रब एबोनाइट रॉड विद वुलन क्लॉथ या एल्युमिनियम फर देन द चार्ज अपीयर ऑन एबोनाइट रॉड, तो एबोनाइट रॉड में कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? एक और एग्जांपल है इसमें, देखिए जब कई बार सो मेनी टाइम्स अगर बैलून को हम क्या करेंगे? अपने सर पर ड्राई हेयर में रब करेंगे तो क्या होगा? रब करने के बाद चार्ज प्रोड्यूस होंगे किसमें? इस बैलून में। बैलून में जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज, और हेयर में जो चार्ज रह जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज। इस बैलून को अगर हम दीवार में चिपकाएंगे तो वो दीवार में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा।
और ये इस टाइप के चार्ज क्या होते हैं, स्टैटिक चार्ज होते हैं, मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एबोनाइट रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुए, और सॉरी ग्लास रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुए और एबोनाइट रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुए, वो कौन से हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऐसी कई बार हम ड्राई हेयर में हम कॉम करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उस कॉम में क्या आता है, चार्ज आ जाते हैं, और वो जो कॉम में जब चार्ज आएंगे वो क्या करेगा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम, एटम की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। और एटम बना हुआ किससे होता है, चार्ज पार्टिकल से। और मेनली जो चार्ज पार्टिकल वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होते हैं, न्यूट्रल। नेगेटिव और न्यूट्रल। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन नो चार्ज। तो ये तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनाता है, एटम बनाता है। तो चार्ज जो है एटम की प्रॉपर्टी है। और चार्ज क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो दो टाइप के चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइक चार्ज मीन जैसे ये नेगेटिव दोनों सेम है। लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, दे विल रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जैसे ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, मींस लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। एक जैसे चार्ज एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब ये जो चार्ज है, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। जनरली हम किससे लिखते हैं, कैपिटल क्यू से। सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू, और इसकी यूनिट होती है कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। और इस कूलाम को हम लिखते हैं सी से। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू से। तो प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, ये हम कर चुके हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने होते हैं, 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10⁻⁻19, दोनों सेम होते हैं 602 602। और कई बार हम इसको क्या लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज सेम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उनकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की कूलम होती है, ये पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमारे पास क्या है Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। Q इज द चार्ज, और एक इसमें 1 कूलम, अगर 1 कूलम Q इज इक्वल टू क्या होगा 1C। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होंगे 1.6। तो Q की वैल्यू 1 और E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कूलम। तो हमें क्या निकालना है N निकालना है। तो Q इज इक्वल टू 1, N इंटू में E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा N इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी 19। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10 अपॉन में 16 इंटू में 10⁻19। 10 16 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगा 0.66, 0.662 इंटू में 10⁻19, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एक पॉइंट यहां पर कम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम ऑफ चार्ज में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 अप्रोक्सीमेटली, या हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इलेक्ट्रिक करंट मींस जब चार्ज किस में होंगे मोशन में होंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब चार्ज रेस्ट पर है, जब चार्ज किस में होंगे रेस्ट पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर चार्ज किस में आएंगे मोशन में,
अगर चार्ज मोशन में आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मीन्स चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, तो उसे हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब व्हेन चार्ज इन मोशन मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जो एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कन्वेंशनली टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर द नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि एक्चुअल में जो डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है बेटे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं होते, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन कन्वेंशनली जो हमारी पहले से ही रिसर्च है, जो हम पहले से ही मान के आ रहे हैं कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या है, कन्वेंशनली मींस हमारी ट्रेडिशनल पहले से ही प्रथा चली आ रही है, बट जो करंट प्रोड्यूस होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एट दैट टाइम वर नॉट डिस्कवर्ड, तो डायरेक्शन हम करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि उस टाइम प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था, एंड दैट विल बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा, विच इज अपोजिट टू द, जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब एक करंट, जब चार्ज, करंट के एक्चुअल में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मीन करंट इज इक्वल टू, जो करंट है जिसे हम क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम, क्यू अपॉन में टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। और आई मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज इक्वल टू, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। इफ द नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर में, कंडक्टर मीन्स एक वायर जिसमें करंट पास होगा, जब इसमें करंट या इसमें चार्ज फ्लो होंगे इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम टी, अगर इसमें क्यू चार्ज फ्लो है और कितने टाइम में, टी टाइम में, तो इसके अंदर जो करंट होगा वो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और आई की यूनिट होती है एम्पियर, इज इक्वल टू 1, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाए तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो इसका मतलब करंट इज प्रोड्यूस 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ऑफ करंट मींस व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर करंट, इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1c अपॉन में 1s। और इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में कितने होते हैं, 10,000, 1 अपॉन में 10,000, 1 अपॉन में 1000, मिली एम्पियर 1 अपॉन में 1000, 1 अपॉन में 1000 एम्पियर, और जिसे हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -3 एम्पियर। और इससे सबसे छोटी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, और जो क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर, जो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में 1000 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर क्या होता है, 10 की पावर -3, और 1 अपॉन में 1000 भी 10 की पावर -3 एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर हो गया 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर, जो सबसे छोटी यूनिट है। और एम्पियर क्या है, यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट। अब इस करंट जो आई है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। एमीटर क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एमीटर। और एमीटर क्या करते हैं, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं इसको, और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, रेसिस्टेंस इसका बहुत कम होता है। और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को रोकता है, जो रेसिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो इसको हमेशा जोड़ते हैं सीरीज में, सीरीज में, और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। अगर हम एक आइडल एमीटर को
चेक करें तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा ना के बराबर, जीरो होगा। इसे हम सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? अगर इसका लो रेसिस्टेंस क्यों होता है? अगर इसका रेसिस्टेंस हाई हो गया, रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से जो क्या होगा, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, और सर्किट में करंट क्या होगा, इफेक्ट डालेगा। इसलिए इसका रेसिस्टेंस लो होना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है सीरीज में, जिससे करंट इजिली पास हो जाए। और एक आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये एमीटर है, और एमीटर इट इंडिकेट द करंट की अमाउंट, क्वांटिटी को बताता है। और इसे किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। देखिए, दिस इज एमीटर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब एंड टू एंड, ये हमारा सीरीज में। जैसे ये हमारे पास सर्किट है, इसमें दे रखा है, देखिए जैसे ये सर्किट है, हेयर इज, ये जगह है, ये बल्ब है, दिस इज कनेक्टेड विद द बैटरी, ये बैटरी। अब बैटरी क्या है अभी देखते हैं, और ये क्या है, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। अब यहाँ करंट फ्लो रहा है पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से एक नेगेटिव, ये करंट फ्लो रहा है, ये बल्ब है। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, इस सर्किट में जितना करंट फ्लो रहा है उसको कौन मेजर करेगा, एमीटर। और ये किसमें जोड़ रखा है, सीरीज में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, लो। अगर इस लो क्यों होता है, क्योंकि इट हैज टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। अगर ज्यादा हुआ तो करंट इफेक्ट डालेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये बैटरी, बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, या कलेक्शन ऑफ सेल। और सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बड़ा वाला जो है सेल का, प्लस और छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। करंट ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जो चार्ज होते हैं वो, करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बल्ब एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट की डायरेक्शन है। एमीटर, इस बैटरी का पॉजिटिव, इस बैटरी का पॉजिटिव इस एमीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। और ये कौन सा जाएगा, नेगेटिव। फिर नेगेटिव, दैट इज की क्या है, स्विच। स्विच क्या करता है, क्लोज और ओपन द सर्किट। सर्किट या बल्ब को जलाने का काम और बल्ब को बुझाने का काम। अगर स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा, अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब बुझेगा। और ये क्या हो गया, नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये क्या है, पूरा क्लोज पाथ है। अगर कहीं से भी तार ब्रेक हो गया या कहीं से भी सर्किट ब्रेक हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का एक कॉन्टिन्यूअस और बंद रास्ता, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, देखिए करंट पूरी तरीके से फ्लो होता जा रहा है और क्लोज पाथ में, कहीं नहीं रुक रहा। सेल, सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसे क्या बोले, ये सेल है, और इसका बड़ा साइन पॉजिटिव, छोटा साइन नेगेटिव। और ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है इसमें, केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी कुछ क्रिएट करता है, प्रेशर। बैटरी, जब दो या दो से ज्यादा सेल को जोड़ दिया जाए टू गेट मोर एनर्जी, उसे हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी इज द हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हाई, बिकॉज बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। और स्विच, स्विच क्या है, और प्लग की। स्विच इज द डिवाइस विच ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो क्या करता है, सर्किट को ओपन या क्लोज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। इसका मतलब एक ही लिंक है, किसके बीच में, सेल और बल्ब के, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में। अगर स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा, इट मीन करंट फ्लो हो रहा है। और स्विच ऑफ है तो करंट नहीं फ्लो होगा, इसका मतलब बल्ब जलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। ये हमारे बैटरी है। बैटरी, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। ये हमारा क्या है, स्विच है, जो ऑन ऑफ स्विच होता है। चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर। कंडक्टर एक वायर, इसमें चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, हमारे पास जैसे एक कंडक्टर है, ये वायर ले ली, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, दे आर रैंडमली इन मोशन। रैंडमली इन मोशन की वजह से ये एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, नील हो जाता है। इट मीन इनके अंदर डिफरेंस ऑफ प्रेशर जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से ये मूव करें। अगर ये मूव करते हैं रैंडमली मोशन में तो टकराकर उनका इफेक्ट ऑफ फोर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन दे विल मूव। लेकिन करंट प्रोड्यूस करने के लिए, चार्ज फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। तो कंडक्टर में कैसे डायरेक्शन फ्लो, कैसे करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, उसके लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक वेसल्स लिया, सिलेंडर लिया, एक टैंक लिया ये वाला सिलेंडर टाइप का, और एक टैंक और ले लिया, और इस टैंक से को हमने किसे कर दिया, पाइप से कनेक्ट कर दिया। दिस इज कनेक्टेड टू द पाइप। यहां से क्या है, खुला, यहां से इट इज ओपन।
ये ऐसे आ गया, ये आ गया। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इस जितना पानी इस टैंक में भरा हुआ है ये वाला, उतना ही पानी इसमें भरा है। दोनों में लेवल ऑफ वाटर क्या है, सेम है। जब दोनों में लेवल ऑफ वाटर सेम है तो इसका मतलब ये अगर टैंक ए है और ये टैंक क्या है, बी, अगर दोनों में लेवल ऑफ वाटर सेम है तो इसका मतलब दोनों में प्रेशर भी क्या है, सेम है। जब प्रेशर सेम है तो पानी ए से ना तो बी में जाएगा ना बी से ए में जाएगा। मींस नेट मोमेंट ऑफ वाटर, मोमेंट की जो वाटर की जो मोमेंट है, ना ए से बी होगी और ना बी से सी होगी और बी से ए होगी। पानी की मोमेंट ए से बी नहीं है, बी पर नहीं होगी और बी से ए पर नहीं होगी। ना पानी ए से बी में जाएगा और ना बी से ए में आएगा। नो मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। पानी जो है ए से बी और बी से ए में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में पानी क्या है, बराबर है, और प्रेशर क्या है, दोनों का सेम है। अब क्या होता है कि बी में पानी थोड़ा सा कम कर दिया। अगर बी में पानी कम कर देंगे, इफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम टैंक बी, अगर पानी बी का थोड़ा सा कम कर दिया तो व्हाट विल हैपन, अगर बी में पानी का, बी की टैंकी में पानी क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ पानी कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर कम है बी में और ए में प्रेशर ज्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, ए से बी में जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम डायरेक्शन ए टू बी, क्योंकि पहले दोनों में प्रेशर सेम था तो किसी डायरेक्शन में पानी नहीं जा रहा था। अब क्या कर दिया, बी में से पानी हटा दिया, जिससे ए में प्रेशर ज्यादा है और बी में कम है, तो पानी जो मूव करेगा वो ए से बी में करेगा। और वो ए से बी में क्यों करा, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ये क्या करा, कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये वाला, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, दिस डिफरेंस इज क्रिएट। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस क्रिएशन की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से पानी ए से बी में गया। तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए इनके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, एक डिफरेंस करना पड़ेगा। वो डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को जोड़ते हैं, किससे, एक बैटरी से जोड़ते हैं। इस वायर को किससे जोड़ते हैं, एक बैटरी से। तो बैटरी क्या करती है, क्रिएट द प्रेशर, क्रिएट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करती है। डिफरेंस कम और ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है ये क्या सारे के सारे नेगेटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल होते हैं। जब ये रिपेल होगा तो ये इधर की तरफ भागेगा, दे विल मूव टुवर्ड दिस वे। ये क्या होगा, इधर की तरफ भागेंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को भगाएंगे तो रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जिसकी वजह से क्या होगा, दे विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किधर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। जिसकी वजह से क्या होगा, ये कैसे क्यों गए, क्योंकि इट क्रिएट द प्रेशर। प्रेशर किसने क्रिएट करा, ये बैटरी ने। बैटरी क्रिएट द प्रेशर, जिसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किए। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट जो मूव होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब प्रेशर जो है वो कहां ज्यादा होगा, नेगेटिव में या पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो मोर प्रेशर विल बी एट पॉजिटिव, पॉजिटिव में ज्यादा प्रेशर होगा और नेगेटिव में कम होगा, जिसकी वजह से करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर में फ्लो होते हैं। इसी के हिसाब से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन अभी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे, मतलब काम क्या था। अगर एक इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज को एक पॉइंट से किसी इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाते हैं, तो जितना काम होता है, वर्क डन, जितना काम होता है एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में, जितना वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। किसी एक इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में
जितना काम होता है एक कूलम ऑफ चार्ज को लाने में, उतना के उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका मतलब वर्क डन अपॉन में चार्ज। और ये क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, और इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, एक ए और एक बी। तो इसका मतलब एक चार्ज को, एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने तक जितना काम, जितना वर्क डन होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक potential difference, electric potential difference, electric potential difference, the amount of work done to bring a unit positive charge via 1 coulomb of charge from one point to another point, W upon में Q। तो potential difference V is equal to W upon में Q। W is work done और Q is charge, V is potential difference। तो V is equal to W upon में Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, W is equal to work done is equal to V into Q। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। तो हमने पढ़ा क्या, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, W अपॉन में Q। तो इसकी यूनिट होती है 1 वोल्ट। क्या होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। और जो किसके बराबर होता है, वर्क डन मींस 1 जूल, और Q चार्ज 1 कूलम। इसका मतलब व्हाट डिफाइंड 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, when 1 joule of work done, यहाँ क्या लिखेंगे, when 1 joule of work done to bring 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from किसे, from one point to another point। अगर एक जूल, एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर एक जूल काम किया गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। अगर एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना काम हुआ है, 1 जूल वर्क डन हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे 1 वोल्ट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। और इसको हमेशा किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। जबकि रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो, नेग्लिजिबल। लेकिन वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ता है और हाई रेसिस्टेंस होने की वजह से रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका मतलब डिवाइस जो है क्या होता है, मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, टोटल कम हो जाता है। टोटल रेसिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका मेंटेन रहता है, मतलब न कम ना ज्यादा हो पाता है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस connected in parallel with the circuit of the component, तो amount of current passes through the voltmeter is less। क्योंकि अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो करंट क्या होगा, कम पास होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, करंट ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसलिए हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं और इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। लीस्ट काउंट का मतलब, लीस्ट काउंट मीन मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम काउंटिंग। अब उसको निकालते कैसे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से वो कम से कम वैल्यू जिसे हम नाप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसका मतलब जैसे जीरो से लेके टू टोटल रेंज है, टोटल रेंज कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब 2 क्या है, ये वोल्ट, 2 वोल्ट अपॉन में इसके नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, जितने नंबर ऑफ डिवीजन है। इसका मतलब रेंज अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। ये क्या है, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे इसका लिस्ट काउंट पूछते हैं, इसका लिस्ट काउंट, ये क्या नंबर ऑफ, इसके रेंज कितनी है, इसकी लिमिटेड रेंज कितनी है, 2, कितनी है 2। तो 2 अपॉन में इसके टोटल डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल डिवीजन 5 है, तो क्या आएगा 0.4, ये वोल्ट। इसकी लीस्ट काउंट है 0.24। अब इसमें क्या है, 0 से 10 है, 0 से 10, तो इसका मतलब टोटल, इसकी टोटल रेंज तो 50 है, लेकिन एक्चुअल में रेंज क्या है इसकी 10, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। तो ये क्या, 2 को 5 को 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 क्या, मिली एम्पियर। इसमें यूनिट क्या है इसकी, ये रहा मिली एम्पियर। तो ये क्या होगा, 2 मिली एम्पियर। इसकी लिस्ट काउंट क्या, 2 मिली एम्पियर। अब इसमें देखिए लिस्ट काउंट, इसमें कितने हैं, 5, 0 से लेके 5, 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 5 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन 10 इज इक्वल टू 0.5 और ये क्या आ जाएगा वोल्ट। यहाँ पर क्या है टोटल कितने 100 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है तो 0 से 0 इसका मतलब 10 मिली एम्पियर डिवीजन से डिवाइड कर देंगे टोटल रेंज बिटवीन टू इंटरवल। ओम्स लॉ क्या है अब हमारे पास जो था हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा एक तो हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस V और एक क्या पढ़ा करंट। तो ऐसी ओम ने एक लॉ बना दिया एक रिलेशन बनाया किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो इसने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में लॉ कैसे बनाया कैसे लॉ एक बन गया तो उसके लिए क्या लिया इसने दो वेसल्स लिए एक कंडीशन ये ली इनको किसे जोड़ दिया पाइप से जोड़ दिया ऐसे ही एक और ले लिया किसे जोड़ दिया है पाइप से ये दो सिलेंड्रिकली बर्तन ले लिए और इनमें क्या डाल दिया पानी डाल दिया V पोटेंशियल डिफरेंस I करंट। ओम लॉ ने क्या लिया दो कंडीशन ली एक कंडीशन ये है एक कंडीशन ये एक्टिविटी ली इसमें क्या है पहले में अब यहां पर क्या है पानी भर दिया इतना पानी भरा और इसमें पानी इतना था इसमें पानी ज्यादा इसमें पानी कम इसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस इसमें प्रेशर डिफरेंस ये था ये प्रेशर डिफरेंस है और पानी मूव होगा फ्रॉम ए से बी में वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी ये क्या है ए और ये क्या है बी। अब इसमें क्या है इसमें भी पानी इतना भरा हुआ है लेकिन इसमें पानी क्या है और कम भरा है और इसका मतलब इसमें प्रेशर का डिफरेंस ये प्रेशर डिफरेंस है इसमें प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो इसमें भी पानी ए से बी में जाएगा। अगर हम देखते हैं इसमें फर्स्ट कंडीशन में पानी का जो प्रेशर है प्रेशर का डिफरेंस इसमें कम है और इसमें ज्यादा है तो अगर हम देखें इसमें ए से बी में पानी जो है बहुत इसमें क्या होगा ज्यादा जाएगा लेकिन सेकंड केस में ए फर्स्ट केस से पानी ए से बी में बड़ी स्पीड से जाएगा इसमें पानी फ्लो होगा कुछ स्पीड से और सेकंड वाले में कंडीशन में भी पानी फ्लो होगा ए से बी से कुछ स्पीड में लेकिन यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्या है प्रेशर डिफरेंस इन वन इज लेस देन ए तो सेकंड प्रेशर डिफरेंस ए में कम है फर्स्ट कंडीशन में कम है और सेकंड कंडीशन में ज्यादा है तो इसमें प्रेशर डिफरेंस कम है तो इसका मतलब पानी की स्पीड क्या होगी इसमें ए से बी तक जाने की कम होगी इसमें प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो पानी जो है ए से बी में बड़ी तेजी से जाएगा। अगर प्रेशर डिफरेंस कम है तो इसका मतलब मोशन ऑफ वाटर विल बी लेस अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो मोशन ऑफ वाटर विल बी मोर तो इसका मतलब मोर प्रेशर डिफरेंस मोर स्पीड ऑफ वाटर लेस प्रेशर डिफरेंस लेस स्पीड ऑफ वाटर। यहाँ प्रेशर डिफरेंस कम है तो स्पीड ऑफ वाटर इज लेस यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीड ऑफ वाटर इज मोर तो इसका मतलब मोर पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज विल बी मोर अगर प्रेशर डिफरेंस भी कम है तो चार्ज विल बी फ्लो लेस इट मीन ये ज्यादा वोल्टेज ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी कम तो इसका मतलब दोनों क्या है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा प्रेशर घटेगा तो करंट भी घटेगा वो आपने यहाँ पर एक्टिविटी से देख लिया। तो उसने एक लॉ निकाल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या डाल दी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इट मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो V इज इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और इनटू में I कांस्टेंट इनटू में I और ये कांस्टेंट हो जाता है R V इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा R और ये I जिसको हम क्या लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है I हमारा करंट है और R क्या है रेसिस्टेंस
और ये जो आर रेसिस्टेंस है ये क्या है, ओम कांस्टेंट, और ये क्या है, ओम कांस्टेंट है, इट इज ओम कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आई को नीचे भेजेंगे, तो V अपॉन में आई इज इक्वल टू आर, और ये क्या होगा हमेशा कांस्टेंट, और आर को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस, आर को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेसिस्टेंस वो फिक्स रहता है। और ये क्या है, रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल ऑलवेज सेम। अगर इसे हम ग्राफिकली करेंगे, अगर इसे हम ग्राफिकली करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ग्राफिकली, अगर इसे हम ग्राफिकली करते हैं मींस अगर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट स्लोप। इसका मतलब अगर सीधी लाइन आ रही है तो इट ओबे ओम्स लॉ, ये क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे V बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अगर हमें कैलकुलेट करना है R, और रेशो ऑफ V एंड I इज ऑलवेज कांस्टेंट, V और I का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर रेशो कांस्टेंट नहीं है तो वो ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, V1, V2 और V3, तो इसका मतलब जो R है रेसिस्टेंस वो क्या होता है, V2 माइनस V1, मींस V अपॉन में R, V2 माइनस फाइनल अपॉन माइनस इनिशियल अपॉन में I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। R is the resistance V2 minus V1, I2 minus I1, और क्या हो सकता है इसमें, V3 minus V2 अपॉन में I3 minus I2। ये क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इस रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, क्या होती है, ओम, और जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम कांस्टेंट। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेसिस्टेंस जो है एक गिवन टेम्परेचर पर सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा रेसिस्टेंस भी वेरी करता जाएगा। अब इसके बाद ओम्स लॉ ने दिया क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओम लॉ स्टेट दैट इन that electric current flow through a conductor means metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end provide its temperature is remain same। means constant temperature पर करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, I V के। तो V is equal to IR, R is the constant, तो V upon में I is constant, R is constant which is known as resistance। तो यही उसने ओम लॉ ने दिया। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, रेसिस्टेंस क्या है, तो R is equal to V अपॉन में I। तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करती है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को, चार्ज को रोकने की कोशिश करती है, चार्ज को रोकने की कोशिश, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को रोकती है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम, ऐसा यूनिट क्या है, ओम। तो इसका मतलब 1 ओम इज इक्वल टू 1V अपॉन में 1A। अगर आपसे पूछे व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम क्या होगा, 1 ओम means the resistance of a conductor, the resistance of a conductor when a current of 1 एम्पियर, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो किसी कंडक्टर के अंदर, हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब उसके अंदर क्या हो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो। वन रेसिस्टेंस इज 1 ओम, 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा, when a current of 1 एम्पियर, when a current of 1 एम्पियर flow through a conductor having the potential difference of 1 वोल्ट, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो उसे हम 1 ओम बोलेंगे। If the potential difference across the two end of a conductor is 1 volt, then current flow through it 1 एम्पियर, इसे हम बोलेंगे 1 ओम। और when 1 एम्पियर of current flow through a conductor having potential difference of 1 volt is known as 1 ohm। आगे मूव करते हैं, 1 ओम। तो इट मीन V is equal to IR
इट मीन I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो हम ये लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इट मीन अगर R और I, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अगर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो उसके अंदर करंट कम फ्लो होगा, अगर रेसिस्टेंस कम है तो उसके अंदर करंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि करंट एंड रेसिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर रेसिस्टेंस लेस करंट विल फ्लो, लेस रेसिस्टेंस मोर करंट विल फ्लो। और किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन या रेगुलेट करना बिना वोल्टेज को बढ़ाए और बिना वोल्टेज को घटाए, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या है? वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट वो क्या है? वो रेसिस्टेंस है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट की मात्रा को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगर स्लाइटली चेंज इन करंट चाहिए तो उस करंट को रेगुलेट करता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस, बिना वोल्टेज को चेंज किए। बिना वोल्टेज को चेंज किए करंट को रेगुलेट करने के लिए जो रेसिस्टेंस यूज होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। कंडक्टर विच अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन कुछ कंडक्टर में क्या होता है? कंसिडरेबल रेसिस्टेंस, उनमें जो रेसिस्टेंस होता है उनके अंदर भी क्या होती है? करंट को रोकने की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उसे हम बोलते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या है? वो कंडक्टर विच हैज एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस, जिनमें क्या होता है? कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, उन्हें हम बोलते हैं रेसिस्टर्स। तो रेसिस्टेंस जो है किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? जो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर है वो किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे पास लेंथ है, अगर रेसिस्टेंस ये छोटी लेंथ है, ये L1, ये 2L है और ये L है, इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है जिसकी लेंथ ज्यादा है उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें रेसिस्टेंस लेंथ कम है उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीन R और ये L, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है। Resistance is directly proportional to length. Resistance is directly proportional to length. Means more length, more resistance, or less length or less resistance. It means अगर लंबाई ज्यादा है तो उसके अंदर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा है। लेंथ कम है तो रेसिस्टेंस भी कम है, रोका टोकी कम होगी। और दूसरा रेसिस्टेंस, अगर मान लो तार क्या है? ठीक है, तार क्या है? थिक। अगर थिक तार है तो इसका मतलब स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज को बहुत ज्यादा जगह मिलेगी खुलने के लिए, घूमने के लिए। और अगर तार पतली है तो इसका मतलब एरिया कम है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ये क्रॉस सेक्शन। जो तार मोटी है तो इसका मतलब उसमें चार्ज आराम से फ्लो होंगे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, तो इसका मतलब इसके अंदर चार्ज आराम से फ्लो होंगे क्योंकि मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कम है, तो चार्ज बड़े धीरे धीरे फ्लो होंगे। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उसमें कम, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके बाद से हमारा रिजल्ट निकला, क्या निकला? रेसिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोर एरिया तो इसका मतलब लेस रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज विल मूव फ्रीली। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तार पतली है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसमें क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस विल मोर एंड मोर फ्रिक्शन विल टेक प्लेस, जिससे क्या होगी? तार गर्म हो जाएगी और रुक जाएगी। दूसरा, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर। पहला लेंथ पर, लेंथ पर आपको बताया। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया पर। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। और दूसरा टेम्परेचर पर भी, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रेसिस्टेंस सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और मींस डिपेंड करता है कि वेरी करेगा। तो इसका मतलब दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, किसको? R इज प्रोपोर्शनल, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। तो इसका मतलब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू में
आर एल अपॉन में ए, और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, मेरा रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रो, इट इज रो। ये क्या आएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ये मेरा रेसिस्टेंस, ये मेरा क्या है, लेंथ, और ये क्या है, एरिया, ये रेसिस्टेंस, और ये क्या है, मेरी रेसिस्टिविटी। ये क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आर ए इज इक्वल टू रो इंटू में एल। तो रो क्या होगा, आर ए अपॉन में एल इज इक्वल टू रो, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो बचा क्या, ओम मीटर। तो रो हो गया, रेसिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। जिस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। इसके हिसाब से रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, रो एल अपॉन में ए इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रो एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन, ये आ गया, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। तो रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस है, इसका मतलब आर इंटू में ए अपॉन में एल। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर। किसी भी वायर के अंदर जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 यूनिट हो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए, 1 यूनिट स्क्वायर। अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है और उसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट, उसके अंदर जितना रेसिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। द रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर, किसी भी वायर के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा ऑफ यूनिट लेंथ थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर किसी भी वायर के अंदर जितना भी रेसिस्टेंस है लेकिन उसकी लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए, जितना उसके अंदर रेसिस्टेंस होता है उसे हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज रेसिस्टिविटी, और जिसकी यूनिट होती है क्या, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए ऑफर्ड बाय ए वायर हैविंग द यूनिट लेंथ थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय की एक प्योर मेटल से ज्यादा होती है, इसीलिए एलॉय को हम क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में भी करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में भी यूज करते हैं, क्योंकि एलॉय हाई टेम्परेचर पर जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इट मीन एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। एलॉय जिनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज को ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं और जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन दे आर कॉमनली यूज इन हीटिंग एलिमेंट डिवाइसेज। ज्यादातर इसीलिए जो एलॉय हैं वो हीटिंग एलिमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि करंट को ज्यादा से ज्यादा, चार्ज को ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करेगा, और एक्यूमुलेट करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ये गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो केवल करंट को डिटेक्ट करता है, ओनली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट को मेजर नहीं करता इतना, लेकिन करंट को केवल प्रेजेंस बताएगा, और ये किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो डायरेक्शन भी साथ साथ बताएगा। जैसे एमीटर में आपने देखा होगा, एमीटर में रीडिंग जो नीडल है वो 0 से राइट की तरफ जाएगी, इट मीन इट, एमीटर कभी डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। इसलिए एमीटर में जो 0 एंड है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली लेफ्ट में। 0 रीडिंग होती है कहां होती है, लेफ्ट में होती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग होती है वो सेंटर में होती है। इट मीन नीडल लेफ्ट की तरफ भी मूव करेगी और राइट की तरफ भी मूव करेगी, लेकिन करंट एमीटर में हमेशा क्या होगा, रीडिंग क्या बताएगा, लेफ्ट टू राइट बताएगा। और गैल्वेनोमीटर को भी हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को भी कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और ये केवल इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर क्या है वो आपने बताया बेटे, कंडक्टर वो डिवाइस, वो सब्सटेंस है विच अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, रेसिस्टेंस सबसे कम होता है। कंडक्टर जो करंट को पास करने देते हैं, जो चार्ज को आगे मूव करने देते हैं, और जिस करंट को आगे जाने देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी मींस दे अलाउ पास इलेक्ट्रिक करंट, करंट को आगे जाने देते हैं, चार्ज को आराम से आगे फ्लो होने देते हैं। चार्ज को ज्यादा फ्लो होने की वजह से क्या है, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है।
कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब जाने दे रहा है, किसी को रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं है तो रेसिस्टेंस क्या है इनका कम होता है। लेकिन इंसुलेटर का क्या है, वो क्या है, करंट को आगे जाने नहीं देते, चार्ज को आगे फ्लो नहीं होने देते, इसका मतलब करंट को रोक रहे हैं, चार्ज को रोक रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी ज्यादा है, और रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है। तो इंसुलेटर क्या है, वो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज एंड दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसका मतलब इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट को आगे पास नहीं होने देते, और इनकी रेसिस्टिविटी बहुत, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कंडक्टर दे वो क्या करते हैं, करंट चार्ज को आगे फ्लो होने देते हैं, और दे हैव कंडक्टिविटी ज्यादा है लेकिन रेसिस्टिविटी बहुत कम है। रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम इन रेसिस्टर्स इन सीरीज और इन पैरेलल। R1 अगर अब सीरीज में, रेसिस्टर को हम कैसे जोड़ सकते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सीरीज में, सीरीज में हम जो रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे वो एंड टू एंड जोड़ेंगे। मींस हम, अगर हमारे पास तीन रेसिस्टर हैं, डायग्राम दे रखा है फिर भी देखिए आप, अगर एक रेसिस्टर है R1 और एक रेसिस्टर है R2 और एक रेसिस्टर है R3, हमने क्या कर दिया इसको एंड टू एंड, मींस एक रेसिस्टर को दूसरे एक से तीसरे को जोड़ दिया, तीसरे से चौथे को जोड़ देंगे। व्हेन रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब एंड टू एंड जोड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टर इन सीरीज। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ये करंट आ रहा है, करंट क्या आ रहा है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या है बैटरी। बैटरी मींस सोर्स ऑफ एनर्जी, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल विच क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस कितने सेल है इसमें, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल है, 4 सेल के कॉम्बिनेशन के एक बैटरी बनाई है, और ये पॉजिटिव चार्ज है और करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। जब यहाँ पर करंट आई आ रहा है तो करंट आई जो है वो सब जगह सेम है, यहाँ भी करंट आई है, इसका मतलब इस रेसिस्टेंस में भी करंट आई है, इस रेसिस्टेंस में भी करंट आई है, इस रेसिस्टेंस में भी करंट आई है। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। अब इसका मतलब ये जो बैटरी है जो 4 सेल से बनी हुई है, और उसमें क्या है वोल्टेज हर रेसिस्टेंस में अलग अलग है, तो इसका मतलब एक रिजल्ट आ गया हमारे पास कि सीरीज में करंट सेम होता है। करंट क्या है सेम, इन सीरीज करंट सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अलग अलग है, आर डिफरेंट। पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज आ रही है V, वो किसके बराबर, V1, V2 और V3। V1 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, V2 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, V3 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, और जो टोटल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है वो V, और वो क्या हो गया अक्रॉस द टोटल रेसिस्टेंस R इन द सर्किट। करंट आ रहा है यहां से, तो ये क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बैटरी का है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या है करंट फ्लो रहा है, और ये क्या है पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, और ये नेगेटिव, और ये क्या है स्विच, इट इज स्विच। तो सीरीज में करंट सेम, सीरीज में इन सीरीज करंट सेम, आई सेम, तो इसका मतलब यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है, और यहाँ भी आई है, तो इन सीरीज करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। V1 is the potential difference across resistance R1, तो इसकी वजह से क्या होगा V is equal to I, करंट सेम तो R1, तो V2 is the potential difference across the resistance R2। V2 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस across R2, तो क्या आएगा I करंट सेम है R2, और V3 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस across R3 मींस I R3। और लेट R क्या है, R इज द टोटल रेसिस्टेंस, R हमने ले लिया टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, इट मीन V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट विच इज इक्वल टू I एंड द रेसिस्टेंस इज R। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3, ये किसके बराबर है सीरीज में, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब सीरीज में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेसिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V क्या होगा हमारे पास IR इज इक्वल टू IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3, ये आ गया। तो इसका मतलब I तीनों में क्या आ गया कॉमन आ गया, I इज कॉमन, I कॉमन आ गया, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें I से I कट हो गया तो बचा क्या R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट मिल गया। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, और टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा होगी। तो सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टोटल सर्किट में जो करंट है वो क्या होता है, कम फ्लो होता है, और हर स्टेप पे वोल्टेज क्या हो जाती है, ड्रॉप होती है। वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप होती है। अगर बाई चांस अगर किसी भी वजह से इसमें एक, अगर मान लो ये बल्ब अगर हमारा रेसिस्टेंस हमारा काम नहीं कर रहा तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा, तो हमारे दोनों जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है दे विल नॉट वर्क। और सीरीज का एक बड़ा नुकसान है कि टोटल रेसिस्टेंस इज वेरी हाई। टोटल रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट कम होता है, करंट कम होता है। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल स्विच खराब हो जाए, अगर स्विच खराब हो जाए तो इसमें करंट क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा, तो इसका मतलब करंट विल नॉट पास, कहां, आगे पास नहीं करेगा करंट। इसका मतलब एमीटर की रीडिंग शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो R1 हमारे पास 3 ओम है, R2 हमारे पास 4 ओम है, और R3 हमारे पास 5 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम से भी ज्यादा होगा, मींस टोटल रेसिस्टेंस 5 से ज्यादा होगा। तो R क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा इसका मतलब, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम प्लस में 4 ओम प्लस में 5 ओम। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज ऑलवेज जो है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा होगा। इसी के बेस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक किसमें, सीरीज में क्या कह रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मींस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। मीन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा सीरीज में, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। करंट जो है वो सेम होगा, सब में करंट सेम होगा I। पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में R क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगा। यूज ऑफ सीरीज सर्किट कहां का यूज होता है, जहां रेसिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए होता है, जहां करंट हमें कम चाहिए होता है, और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जहां कम चाहिए होता है। डिसएडवांटेज इन सीरीज, इसका नुकसान क्या है, यूज मोर कंपोनेंट ग्रेटर रेसिस्टेंस। ज्यादा कंपोनेंट अगर हम यूज करने लग जाते हैं तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। करंट अगर ब्रेक होगा तो एंटायर सर्किट पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। एंटायर सर्किट विल ब्रेक, इफेक्ट द एंटायर सर्किट। अगर सर्किट ब्रेक होगा तो पूरा एंटायर सर्किट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऑल अप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप। हर अप्लायंसेज के पास वोल्टेज सेम नहीं होगा, क्योंकि हर आगे जाके वोल्टेज क्या होती है, इसमें ड्रॉप होती है। अब रेसिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, तीन R1 R2 R3 तीन रेसिस्टेंस है जिनमें करंट क्या होता है, अलग अलग फ्लो है। जब उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, ये है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए कैसे, इसका मतलब हमारे पास ये आपके तीन रेसिस्टेंस है, पैरेलल में करंट ये I1 है, I करंट है, यहां से करंट क्या आ रहा है, करंट, ये बैटरी है, 1 2 3 4, 4 सेल की ये बैटरी है, और 4 सेल की बैटरी है, और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जिस करंट, इसमें करंट I हो रहा है, ये करंट 1 2 3 जगह टूट गया, ये I1 ये I2 और ये I3। करंट तीनों सर्किट में, तीनों अप्लायंसेज में अलग अलग है। R1 इज द रेसिस्टेंस 1, R2 इज द रेसिस्टेंस 2, R3 इज द रेसिस्टेंस 3। R1 में करंट I1 है, R2 में करंट I2 है, R3 में करंट I3 है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V है, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस V है, R3 में पोटेंशियल डिफरेंस V है। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब पैरेलल में जितने पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टेंस में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट डिफरेंट। करंट क्या होगा, इसका मतलब करंट जो है सर्किट में हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बाद अलग अलग करंट है। इसका मतलब टोटल करंट इज इक्वल टू द सर्किट का जो टोटल करंट है वो क्या होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट इन ईच रेसिस्टर।
हर रेसिस्टेंस के पास जितना करंट है उन सब करंट के सम कर दिया जाए तो क्या होगा, सर्किट का टोटल करंट आ जाएगा। अब आपने बताया इसमें I1, I2, I3 तीनों करंट का जो सम है वो किसके बराबर, टोटल करंट इन द सर्किट के बराबर। अगर हम करते हैं V इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब I1 इज द करंट, I1 जो करंट है वो किस में फ्लो थ्रू है, रेसिस्टेंस R, R1। तो हमारे पास ओम लॉ क्या कह रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या होगा हमारे पास, V अपॉन में R इज इक्वल टू I, ये आ गया। तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, और ऐसी I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2, और R3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3। हमने लेट कर लिया कि R इज द टोटल रेसिस्टेंस, R इज द टोटल रेसिस्टेंस इन अ सर्किट। R क्या है, टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट। तो I क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट, वो क्या होगा V अपॉन में R, V अपॉन में R। इट मीन I इज द करंट इन द होल सर्किट, V तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, जितना ईच रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस है उतने ही पूरे सर्किट में। तो पैरेलल में क्या होगा, करंट का सम, टोटल करंट का सम किसके बराबर, पूरे सर्किट के करंट के बराबर हो। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब I क्या होगा, V अपॉन में R इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। अब इसमें क्या आ गया, V कॉमन आ जाएगा। तो V क्या आ गया इसमें, कॉमन। तो हम आगे करेंगे, इसमें V कॉमन आ गया, V हमारा कॉमन, V अपॉन में R इज इक्वल टू V कॉमन आ गया। तो व्हाट इज लेफ्ट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये V से ये V कट, तो बचा क्या, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा क्या है, R इज द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। इट मीन पैरेलल में रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इसका मतलब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे और उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस मीन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम, उसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेसिस्टेंस। तो पैरेलल में जो है टोटल रेसिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल मिनिमम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होगा। कैसे, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। टोटल जो रेसिस्टेंस होगा वो जो सबसे कम रेसिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास R1, अगर मेरे पास R1 मेरे पास क्या है, R1 इज इक्वल टू 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, R3 इज इक्वल टू 9 ओम है। तो इसका मतलब हमारे पास ये ले लिया हमने 12 ओम है। तो इसका मतलब 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो 3 से कम होगा, लेकिन सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस 12 से ज्यादा होगा। इसका मतलब पैरेलल में रेसिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेसिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो होता है, और हर रेसिस्टेंस को उतना ही करंट मिलता है जितनी उसको जरूरत है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12। इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, क्या आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 7 अपॉन में 12। तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 7 अपॉन में 12। तो R इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 12 अपॉन में 7 ओम। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1.7 ओम। ये कैसा है 12 अपॉन में 7, देखिए अगर मेरे पास 1 अपॉन R है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 7 अपॉन में 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7R इज इक्वल टू 12, तो R इज इक्वल टू 12 अपॉन में 7। तो ये जगह R इज इक्वल टू 1 और ये 7 7 जा 14, 1.7 ओम। 1.7 ओम आया, वो इंडिविजुअल जो मिनिमम रेसिस्टेंस है, इंडिविजुअल जो मिनिमम रेसिस्टेंस है। इसका मतलब सबसे कम मिनिमम रेसिस्टेंस कौन सा है इसमें, 3 से भी कम है। तो पैरेलल में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, सबसे कम वाले से भी कम आता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, इसका फायदा बहुत है, क्योंकि घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। जो हम हाउस होल्ड में
सर्किट कनेक्ट करते हैं वो क्या होता है, पैरेलल में होता है। वोल्टेज सेम होती है, V इज सेम फॉर ऑल, सेम होता है, और करंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रेसिस्टेंस। मीन I1 किसके लिए, R1 के लिए, I2 किसके लिए, R2 के लिए, और I3 किसके लिए, R3 के लिए। इसका मतलब अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए करंट भी अलग अलग होता है। और टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट जो है वो क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट के बराबर होता है। लेकिन टोटल रेसिस्टेंस जो R होगा वो इंडिविजुअल मिनिमम रेसिस्टेंस से कम होगा। इसका यूज कहां पर है, जहां पर हमने रेसिस्टेंस कम चाहिए और करंट ज्यादा चाहिए वहां पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। जो घर में जो कनेक्शन होता है, हाउस होल्ड में जो कनेक्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है, पैरेलल में होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है अगर एक अप्लायंसेज खराब हो गया तो वो दूसरे पर फर्क नहीं डालेगा, सबकी वोल्टेज क्या है, सेम, और टोटल रेसिस्टेंस कम है जिसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो होता है। अब ये ध्यान देखिए इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, अगर ये वाला यहाँ पर करंट अगर ये ब्रेक हो गया, अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब बाकी दो रेसिस्टेंस हमारे काम करेंगे। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब होने से बाकी दो पर फर्क नहीं पड़ेगा। और वोल्टेज क्या है, सेम, वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल। और तीसरा, करंट रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द, हर रेसिस्टेंस का करंट क्या है, अलग अलग है। और टोटल रेसिस्टेंस इज ऑलवेज लेस, टोटल रेसिस्टेंस क्या है, लेस है, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इस करंट की वजह से कुछ इफेक्ट होते हैं, क्या, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, और अब हीटिंग इफेक्ट क्या है, जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंडक्टर अगर वो क्या है, प्योरली रेसिस्टिव, मींस पूरा का पूरा रेसिस्टिव है, मींस डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, उस रेसिस्टेंस में क्या होंगे, ज्यादातर जो एनर्जी वो क्या होगी, हीट की फॉर्म में क्या होगी, नुकसान, वेस्ट हो जाएगी। और उसी हीट में जो वेस्ट होगी उसे हम बोलते हैं जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग करंट, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर जो प्योरली क्या है, रेसिस्टिविटी है, एक तो मॉडरेट रेसिस्टेंस होता है कुछ कंडक्टर, जो करंट को पास नहीं करते, दे आर नॉट अलाउड टू पास, प्योरली रेसिस्टिविटी है, तो इसका मतलब दे विल एक्यूमुलेट, और जो करंट है वो क्या होती है, हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो है कैसे निकालते हैं हम, हीट एनर्जी। तो हमने पता है बेटी, एनर्जी हीट या एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन के बराबर, किसके बराबर, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन। और हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू VQ। तो हमारे पास आ गया W वर्क डन, W इज इक्वल टू V इंटू में Q, बट V इंटू में Q, लेकिन हमारे पास क्या है, फॉर्मूला और भी है। क्या फॉर्मूला है, मींस हमारे पास V क्या है, देखिए V और Q क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू एक IR है, और दूसरा क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, दो फॉर्मूले अभी और भी हैं। तो दूसरा I हमारे को पता है Q अपॉन में T है, Q अपॉन में T, Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू T, तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T। तो इसमें W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो W इज इक्वल टू V की जगह V रख देंगे, Q की जगह I T रख देंगे। और ये जो हमारे पास क्या है, वर्क डन, और ये वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी, किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, एक फॉर्मूला ये हो गया एनर्जी का। सेकंड, अब हमारे को पता है V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वी की जगह क्या रख देंगे, इसमें आई आर रख देंगे। इसमें V की जगह क्या रख देंगे, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E इज इक्वल टू वी आई टी, और V की जगह रख देंगे आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह आई आर रखेंगे। E इज इक्वल टू आई आर इंटू में आर, सॉरी आई इंटू टी, आई को आई से मल्टीप्लाई, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई को आई से मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। तो दूसरा एनर्जी का जो फॉर्मूला बन गया वो V E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और तीसरा फॉर्मूला है, I की जगह हम रख देंगे V अपॉन में R इज इक्वल टू आई। तो हमारे पास ये फॉर्मूला सेम, तो क्या आएगा आपके पास, E इज इक्वल टू
E इज इक्वल टू V, व्हाट इज V? V का V और I की जगह V अपॉन में R इंटू में T। तो E इज इक्वल टू V को V से मल्टीप्लाई V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। तो ये हमारे तीनों क्या है? एनर्जी के फॉर्मूले। तो हमारे जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो तीन फॉर्मूले, कौन कौन से? एनर्जी इज इक्वल टू पहला VIT, और दूसरा क्या है? I स्क्वायर RT, और तीसरा क्या है? V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। लेकिन जो जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, जो करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? H इज इक्वल टू, वो हमारा क्या है? I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हमने क्या बोला? जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जिसे हमने क्या बोला? जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखिए जरा ध्यान से, एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या रख दिया? IT रख दिया, क्यू की जगह क्या रख दिया? IT। तो H इज इक्वल टू VIT अप्लाइंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर RT। ये हमारा क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। इट मीन करंट, ये I और ये R है हीट, इट मीन करंट इंक्रीज होगा तो हीट जो होगा स्क्वायर ऑफ द करंट होगा। हीट क्या होगा? इंक्रीज होगा स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के बराबर। अगर करंट डबल हो गया तो हीट क्या होगी? 4 टाइम होगी। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, इट मीन रेसिस्टेंस और हीट। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा है, अगर रेसिस्टेंस कम है तो हीट भी कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। H is directly proportional to time, means टाइम और हीट। अगर टाइम ज्यादा है तो हीट ज्यादा है, टाइम कम है तो हीट भी कम है। कैसे? हमने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, हीटर को हमने आधा घंटा जलाया तो गर्म हुआ, अगर हमने उसे 1.5 घंटा जलाया तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मोर टाइम मोर हीट, तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या होगा? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इट मीन ये हमारा क्या है? जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और जो रिलेशन बता रहा है ये हमने आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज हमारा क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है? ज्यादा अगर सर्किट के अंदर करंट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा फ्लो होने से क्या होगा? वो एलिमेंट, फ्यूज का एलिमेंट मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम, और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक करने से फायदा क्या है? कि हमारे अदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसको हमेशा किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। और ये जो जिस मेटल का बना होता है वो क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है दैट डज नॉट अलाउ टू पास हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट के अंदर ज्यादा करंट फ्लो करने से रोकता है, मीन सर्किट के अंदर ज्यादा करंट फ्लो ना हो, उसका काम फ्यूज का है। और फ्यूज हमेशा किस में डालते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसको हमेशा करंट वाली तार में लगाते हैं, लाइव वायर में लगाते हैं। इसको हमेशा करंट की तार में लगाते हैं ताकि पता लगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो नहीं हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर ऑफ मेटल और एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल है, इसका मतलब पीस ऑफ वायर होता है केवल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कंसिडरेबल होता है, जिससे ज्यादा भी टेम्परेचर बढ़े, ज्यादा करंट फ्लो हो तो हीट हो जाए, हीट से वो वायर मेल्ट हो जाए। इफ द करंट इज लार्जर, स्पेसिफिक वैल्यू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब जितना करंट सर्किट में चाहिए, अगर उससे ज्यादा फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर बाई चांस सर्किट के अंदर 3 एम्पियर करंट चाहिए और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर या 5 एम्पियर, तो ज्यादा करंट फ्लो होने से ज्यादा चार्ज होंगे, ज्यादा चार्ज फ्लो होने से क्या होगा? वो वायर जो होगी वो क्या हो जाएगी? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगी? तार मेल्ट हो जाएगी, और जिससे फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज ब्रेक होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे नुकसान होने से बच जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने पढ़ी। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग या रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क कौन सा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज नोन एज पावर। पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी इनटू में वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पावर इनटू टाइम। लेकिन हमारे पास क्या है? E अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। और हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू, E हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है VIT, और E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? I स्क्वायर RT
और तीसरा पढ़ा है हमने E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी। तो यहाँ पर हम किसकी पी ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, तो इसका मतलब वी आई टी अपॉन में टाइम, टाइम से टाइम कट, एक फॉर्मूला क्या हो गया, वी इंटू आई हो गया। दूसरा एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, अब एनर्जी क्या लेंगे इसमें, आई स्क्वायर आर इंटू में टी, और नीचे क्या आएगा टी, ये टी से ये टी कट, बचा क्या आई स्क्वायर आर। फिर हमारे पास आएगा पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी क्या है हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी, और नीचे क्या ऑलरेडी टी, टी से टी कट, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले भी पावर के हो गए, कौन कौन से, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, एक तो हो गया वी आई, और दूसरा क्या हो गया आई स्क्वायर आर, और तीसरा क्या हो गया वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमारे पास तीन पावर के फॉर्मूले, जैसे एनर्जी के तीन फॉर्मूले थे। अब पावर की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, या V इंटू में I, इसका मतलब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, या व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट और अलाउड टू पास करंट 1 एम्पियर, या व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट पास हो जाए हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो पावर कितनी होती है 1 वोल्ट। अगर कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है और जो 1 वोल्टेज पर काम कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पावर 1 वॉट। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो इसका मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वी इंटू में 1 ए। 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर या फ्लो थ्रू ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस which having the potential difference या operated at a potential difference of 1 volt। 1 वॉट आवर, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू में टाइम, एनर्जी इंटू में टाइम, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, पावर, नहीं सॉरी, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम इज इक्वल टू पावर, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर मीन्स 1 वॉट, टाइम मीन्स 1 आवर। अगर यूनिट ऑफ पावर इज वॉट आवर, तो इट मीन जब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 वॉट का 1 घंटे यूज होता है, तो एनर्जी कितनी होती है 1 वॉट आवर होती है। इसका मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 वॉट यूज फॉर 1 आवर, तो उसे हम बोलेंगे एनर्जी इज 1 वॉट आवर। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट होती है 1 kWh, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो बिजली का बिल आता है उसकी, उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर, जिसे हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने जूल के बराबर, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे रिलेशन, अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइंड 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर मीन्स अगर हम 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे यूज करते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड इन 1 आवर, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 किलोवाट का अगर हम 1 घंटे यूज करते हैं, तो एनर्जी क्या होती है 1 किलोवाट आवर। when an electrical appliances, देखिए when an electrical appliances of power 1 kilowatt used in war, अगर कोई भी electrical appliances जिसकी पावर 1 किलोवाट है, अगर उसे हम 1 घंटा यूज करते हैं, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है 1 किलोवाट आवर, और जो किसके बराबर होती है 1 यूनिट के बराबर। और ये क्या है कॉमर्शियल यूनिट, ये क्या है कॉमर्शियल यूनिट, और इसको हम किस में चेंज करेंगे ऐसा यूनिट में। तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी टू एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी मींस किलोवाट आवर को जूल में। तो कैसे चेंज करेंगे, रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू एसआई यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इनटू में 1 आवर। तो 1 किलोवाट क्या हो गया 1000 वॉट, 1000 वॉट, और 1 आवर बेटे कितना हो गया 160 इंटू 60 सेकेंड। तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो 1000 वॉट जूल अपॉन में सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट 1 2 3 4 5, तो 36 1 2 3 4 5 और ये जूल। तो कितना आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 2 1
2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसका मतलब दिस इज द रिलेशनशिप, मीन्स 1 किलोवाट आवर एक कॉमर्शियल यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 एस जूल। इसका 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में 3.6 इंटू 10⁻6 ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe for next video, and next video will be acid, base, salt, complete chapter of acid, base and salt. Thanks for today.